हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनईपी 1986 के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और ये काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई ना कोई एक एजुकेशन पॉलिसी आपसे पूछा जाएगा, या तो 1986 पूछ सकता है या तो रिवाइज एजुकेशन पॉलिसी पूछ सकता है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। देख सकते हैं लिखा हुआ, मानव इतिहास के आदि काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में विकास एवं प्रसार होता रहा है। प्रत्येक देश अपनी सामाजिक सांस्कृतिक असीमता पहचान को अभिव्यक्ति देने के लिए और साथ ही समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करता है। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात राष्ट्रीय भावना को मजबूत तथा जनतांत्रिक भावना के उन्नयन के लिए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता समझी। इसके लिए भारत सरकार ने अनेक शिक्षा आयोगों की स्थापना की, जिसमें 1948 ईस्वी में गठित सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1952 ईस्वी में लक्ष्मण मुदालियर की अध्यक्षता में मुदालियर आयोग तथा 1952 ईस्वी में लक्ष्मण मुदालियर की अध्यक्षता में मुदालियर आयोग तथा 1964 ईस्वी में डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन किया गया। उसके बाद लिखा, जिसमें कोठारी आयोग 1964 से 66 के अनुशंसा पर ही भारत का पहला शिक्षा नीति लागू की गई, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1967 के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद 1989 ईस्वी में भारत की दूसरी शिक्षा नीति लाई गई, लेकिन ये शिक्षा नीति वर्तमान उद्देश्यों को पूरा नहीं करती थी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जनवरी 1985 में यह घोषणा की थी कि एक नई शिक्षा नीति निर्मित की जाएगी। फिर 1986 ईस्वी में लागू की गई, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल मंत्र था, एक निश्चित स्तर तक प्रत्येक विद्यार्थी को बिना किसी धर्म, लिंग, स्थान, जाति के भेदभाव के एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। शिक्षा का सार और उसकी भूमिका। हम जानते हैं कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का उद्देश्य भी यही रहता है। इसलिए जब शिक्षा नीति बनाने की बात आती है, तब हमारी सरकार द्वारा शिक्षा के सार को महत्व देते हुए इसका आधार रखी जाती है। हमारे देश के शिक्षाविदों द्वारा शिक्षा के सार को समझ के उसके आधार पर विभिन्न सिफारिशें की जाती हैं, जो राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के सार को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के शिक्षाविदों के द्वारा नई शिक्षा नीति बनाने के दौरान उसकी भूमिका का वर्णन किया है, जो निम्नलिखित है। हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सबके लिए शिक्षा हमारी भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है। शिक्षा हमारी संवेदनशीलता और दृष्टि को बाहर निकालती है, जिससे राष्ट्रीय एकता का विकास होता है। शिक्षा के माध्यम से ही संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और सफल लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में हमारी सहायता करती है। शिक्षा के द्वारा ही आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए ज़रूरत के अनुसार जनशक्ति का विकास होता है। उसके बाद इसकी क्या क्या आवश्यकताएं थी। उस समय की शिक्षा प्रणाली किसी से छिपी नहीं रही थी। भारतीय जनजीवन के चार मुख्य विकास के लिए प्रभावहीन, अव्यवहारिक तथा अमनोवैज्ञानिक थी, और यह शिक्षा पद्धति व्यक्तिगत, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए सार्थक नहीं थी। उस समय शिक्षित वर्गों की एक ऐसी टोली तैयार हो रही थी, जो बेकार, कुंठाओं से ग्रसित, जीवन से निराश, नौकरी की तलाश में सड़कों तथा गलियों में भटक रही थी। उसी शिक्षा को एक आयाम देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ी। इसकी आवश्यकता पड़ने के निम्नलिखित कारण हैं। 1967 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से 1986 तक के स्थितियां और युग दोनों बदल चुके थे, क्योंकि वर्तमान युग की मांग विज्ञान और औद्योगिक थी। शिक्षा में गुणात्मक विकास की आवश्यकता थी। देश की साक्षरता दर 1947 ईस्वी में 17% थी, जो 1967 ईस्वी में 35% हुई। फिर भी तब तक लगभग 65% जनता निरक्षर थी। निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य बाकी था।
देश में आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या व्याप्त थी। शिक्षक की गुणवत्ता और संख्या दोनों का अभाव था। शिक्षा के आधुनिकीकरण की आवश्यकता। उसके बाद इसकी क्या क्या विशेषताएं थी नीति की। इस शिक्षा नीति में स्त्री शिक्षा, अल्पसंख्यक, विकलांग, आदिवासी, SC ST तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया। इस शिक्षा नीति में शिक्षक के सशक्त माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण तथा अधिगम पर अधिक बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति में खुले विश्वविद्यालय खोलने का भी प्रावधान है ताकि सभी श्रेणी के व्यक्ति शिक्षा सहज रूप से प्राप्त कर सकें। इस शिक्षा नीति में मानव संसाधनों के समुचित उपयोग तथा विकास पर अधिक ध्यान दिया जा गया है। इस शिक्षा नीति के द्वारा उच्चतर शिक्षा स्तर, विज्ञान तथा तकनीकी की शिक्षा द्वारा शोध तथा विकासात्मक कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति में सार्वजनिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति में समानता एवं सहभागिता पर विशेष बल दिया गया, क्योंकि भारत सदा से ही विश्व शांति तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना का समाधान करता आ रहा है। उसके बाद इसके क्या क्या सुझाव थे। कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था, नवोदय विद्यालय की स्थापना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम, मुफ्त विश्वविद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था, शिक्षा में समानता होनी चाहिए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, संस्कृति पोषण तथा मूल्य शिक्षण, रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था, महिला शिक्षा पर विशेष बल, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में को महत्व, शिक्षा में 10+2+3 का ढांचा लागू हो। उसके बाद निष्कर्ष देखेंगे, क्या निष्कर्ष निकलता है। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि यह भारत की पहली शिक्षा नीति है जिसमें उसके कार्यान्वयन की पूरी योजना प्रस्तुत की गई थी। यह शिक्षा नीति शिक्षा के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल मंत्र था एक निश्चित स्तर तक प्रत्येक विद्यार्थी को बिना किसी भेदभाव के एक गुणवत्ता शिक्षा दी जाए। तो फ्रेंड्स, यही सब था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।